नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली पुलिस के एक थाने के मालखाने में छोटे से डब्बे में बंद श्रद्धा वालकर को आज भी अपने अंतिम संस्कार का इंतजार है। इस मुकदमे को शुरू हुए लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब भी यह मुकदमा डे टू डे हियरिंग का इंतजार ही कर रहा है। अब 2 साल बाद अदालत ने यह फैसला लिया है कि मार्च से इस मुकदमे की सुनवाई रोजाना शुरू होगी, यानी कम से कम मई तक फैसला आने की अब भी कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी इस केस में अब तक गवाहों की गवाहियां तक पूरी नहीं हो पाई हैं। यह दिल्ली का महरौली थाना है और इसी थाने के अंदर यह थाने का मालखाना है। पिछले 2.25 साल से इसी मालखाने में एक छोटे से बक्से में श्रद्धा वालकर बंद है। महरौली थाने से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर यह साकेत कोर्ट है। 1 जून 2023 यानी लगभग पिछले 2.25 साल से इसी कोर्ट में श्रद्धा केस की सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई के दौरान ऐसा कई बार हुआ जब एक छोटे से बक्से में बंद श्रद्धा को महरौली थाने के मालखाने से निकालकर इस कोर्ट में पेश किया गया। यह विकास वालकर है, श्रद्धा के पिता। नवंबर 2022 में इन्हें पहली बार पता चला था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी श्रद्धा के इसी दोस्त यानी आफताब पूनावाला ने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़ों को महरौली के जंगलों में किश्तों में ठिकाने लगा दिया था। लगभग 2.25 साल विकास वालकर को भी हो चुके हैं, ये जानते हुए कि उनकी बेटी श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है। श्रद्धा के नाम पर कुछ है तो छोटे से बक्से में बंद उसकी चंद हड्डियां। मगर इस बदकिस्मत बाप की बदनसीबी देखिए कि श्रद्धा तो छोड़िए, उसकी लाश के बचे खुचे टुकड़े तक उन्हें अंतिम संस्कार के लिए नहीं सौंपे गए। बीते 2.25 साल से जब जब विकास वालकर साकेत कोर्ट में हाजिर होते हैं तो बस कभी कभार कोर्ट रूम के अंदर ही उन्हें बक्से में बंद श्रद्धा नजर आ जाती है। जहाँ रखे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोर्ट में जब उसकी गवाही, जो भी विटनेसेस है उनकी गवाही के तौर पे उसको पेश किया जाता है, तभी मैं देखता हूँ। न जाने ये कैसा मजाक है जो कानून के नाम पर एक बेबस बाप के साथ किया जा रहा है। जिस बाप की जवान बेटी को पहले ही उससे छीन लिया गया, जिसके कत्ल और कत्ल के तरीके की कहानी को सुनकर श्रद्धा को न जानने वाले गमजदा हो जाते हैं, उसी श्रद्धा के अंतिम संस्कार के लिए पिछले 2.25 साल से उसके बाप को इंतजार कराया जा रहा है। तो एक व्यक्ति ड्यू टू डिले प्रोसीजर जो है हो रहा है, उसके वजह से अपनी बेटी के लास्ट रिचुअल्स भी नहीं वो पूरे कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है कि इसमें तो एटलीस्ट कम से कम 1 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड होकर के जजमेंट हो जाना चाहिए था। ऊपर से सितम देखिए कि महरौली थाने के इस मालखाने से 4 किलोमीटर दूर साकेत कोर्ट के रास्ते 1200 किलोमीटर दूर मुंबई तक श्रद्धा कब पहुंचेगी, यह अब भी कोई बताने वाला नहीं है। श्रद्धा केस की सुनवाई करने वाला फास्ट ट्रैक कोर्ट कितना फास्ट है, ये इसी से समझ लीजिए कि 2.25 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी ट्रायल तो छोड़िए, गवाहों की गवाहियां तक पूरी नहीं हो पाई है। और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ भी जाता है तो भी श्रद्धा के पिता श्रद्धा का अंतिम संस्कार कर पाएंगे या नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत मुमकिन है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के बाद जब इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि हाई कोर्ट भी श्रद्धा की हड्डियों को केस प्रॉपर्टी के तौर पर श्रद्धा के पिता को फैसला आने तक सौंपने से इनकार कर दे। जो रिचुअल्स हैं भारत में, वो हिंदू हैं, वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, लेकिन ये हिंदू है कि हमें कम से कम उनकी डेथ के बाद उनकी जो डेड बॉडी है, उनकी आत्मा को शांति के लिए हमें उसके लास्ट रिचुअल्स करने।
लेकिन वो तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता। और अभी ट्रायल कोर्ट से अगर डिसाइड हो भी जाता, मे बी कि ऐसा भी हो कि हाई कोर्ट में वो केस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़े, उनकी बॉन्ड्स की जरूरत पड़े, तो हाई कोर्ट में भी जब तक ये मैटर रहेगा तब तक भी नहीं कर सकते। करीबन 2.5 साल हो गए, तो मैंने अब तक उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया मेरे बेटी का। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जल्द से जल्द उसका न्याय मिले और मैं उसका अंतिम संस्कार कर लूँ। कायदे से हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम एक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के काम करने का तरीका भी एक। फिर क्या वजह है कि कोलकाता आरजीकर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर केस का फैसला वही 2 महीनों में सुना देता है, मगर कोलकाता से दूर दिल्ली में एक दूसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट श्रद्धा केस की सुनवाई में 2 साल ले लेता है। फिर भी फैसले का पता नहीं कब आएगा। जब से ये केस चल रहा है, मैंने यही मांग की थी कि उसका फास्ट ट्रैक और वो भी टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक हो जाए केस, और उसका जल्द से जल्द फैसला हो जाए। लेकिन ये केस के बाद भी, जैसे कि कलकत्ता में जो डॉक्टर की कोई केसी मेडिकल कॉलेज में जो हत्या हुई थी, तब उसको जो आरोपी था उसको भी अभी 6 महीने के अंदर उसको न्याय मिल गया। तो ये केस 2.5 साल से अभी उसको न्याय नहीं दे पा रहे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं देरी हो रही है। ये वही श्रद्धा केस था जो जब खुला तब पूरा देश श्रद्धा की कहानी सुनकर सन्न रह गया था। न्यूज चैनल और अखबारों में लगातार ये खबर सुर्खियों पर टंगी थी। नेता पुलिस सब बढ़ चढ़कर दावे कर रहे थे। फिर सभी ने इस केस को भी फास्ट ट्रैक से उतारकर शायद मालगाड़ी के ट्रैक पर डाल दिया। कैसे, आइए आपको बताता हूँ। 18 मई 2022 को दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक हत्याकांड सामने आया था। यह हत्याकांड था श्रद्धा मर्डर केस। 12 नवंबर 2022 को इस मामले में आरोपी आफताब को पकड़ा गया। उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके कई टुकड़े किए थे और ये 6 महीने तक मामला ठंडे बस्ते में रहा। लेकिन 6 महीने के बाद जब पुलिस इस मामले में एक्टिव हुई, एक कंप्लेंट हुई इसके फादर की तरफ से, तब यह मामला सामने आया। इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में यह ट्रायल चल रहा है और करीब 6,629 पेजों की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ कई चार्जेस लगाए गए थे। न सिर्फ हत्या बल्कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ जैसे तमाम संगीन अपराध इस मामले में दर्ज किए गए थे। श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा 12 नवंबर 2022 को हुआ था, जब दिल्ली के मेहरौली इलाके में आफताब पूनावाला पकड़ा गया। आफताब की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि श्रद्धा का कत्ल 18 मई 2022 को ही कर दिया गया था, मगर श्रद्धा की लाश नहीं मिली थी, क्योंकि आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े कर उन्हें मेहरौली के किराए के घर में फ्रिज में रख दिया था और फिर अगले 3 महीनों तक वो किश्तों में उन टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर मेहरौली के जंगलों में फेंकता रहा। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका था, लिहाजा पुलिस को लाश के नाम पर श्रद्धा की चंद हड्डियां ही मिली थी। डीएनए टेस्ट से यह साबित हो गया था कि हड्डियां श्रद्धा की है। मीडिया की सुर्खियों के चलते श्रद्धा केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया। एफआईआर दर्ज होने के 75 दिन बाद 24 जनवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल होने के बाद लगभग 3 महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने में ही लगा दिए। 9 मई 2023 को चार्ज फ्रेम हुआ, मगर चार्ज फ्रेम होने के बाद भी ट्रायल शुरू करने के लिए अदालत ने लगभग 1 महीना और ले लिया। 1 जून 2023 से श्रद्धा केस के मुकदमे की सुनवाई इसी साकेत कोर्ट में शुरू हुई। उम्मीद थी कि 6-9 महीने में फैसला भी आ जाएगा। निर्भया केस में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 महीने में अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। मुकदमे की कार्रवाई बीते 1.25 साल से जारी है और आलम यह है कि इस केस में जो 212 गवाह हैं, उनमें से अभी सिर्फ 165 गवाहों की ही गवाहियां पूरी हो पाई है, यानी 47 गवाहों की गवाहियां अब भी बाकी हैं। पिछले जनवरी 2023 को केस शुरू हो गया ट्रायल में, तो अब तक तकरीबन कंप्लीट होने को आए हैं। अभी शायद
टोटल 212 विटनेसेस है, उसमें से लगभग 165 विटनेसेस कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी अभी जो भी है वो सारे इन्वेस्टिगेशन टीम बस वही बचे हैं, तो उनका अभी ट्रायल होना बाकी है। जो जाए कोर्ट दरबार उसका लुटा घर बार, ये बात शायद किसी जज ने कही थी, लेकिन शायद ये सच भी है। हम सबको पता है कि निर्भया केस में करीब 8 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उसके बाद आरोपियों को फांसी की सजा हुई थी। ऐसे में अब निगाहें श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस पर है। हालांकि इस मामले में अभी प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज पर मामला चल रहा है, यानी गवाहों की गवाहियां हो रही हैं। ऐसे में इस मामले में इंसाफ कब तक मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरोपी के पास भी ऐसे कई अधिकार है जिसका वो मामले में इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा होने के बावजूद इतना वक्त क्यों लग रहा? तो इसकी एक बड़ी सीधी सी वजह है, श्रद्धा का केस जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट में है उस कोर्ट को कहीं से ये डायरेक्शन ही नहीं मिला है कि इस मुकदमे की सुनवाई डे टू डे होगी या आम केस की तरह। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट को एक समय सीमा दी जाती कि इस टाइम बाउंड के अंदर ही वो अपना फैसला सुनाए तो शायद इतनी देरी न होती। फास्ट ट्रैक कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। फास्ट ट्रैक जो है ये कि कोई भी केस अगर इस तरीके से जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम का है या स्पेसिफिक तरीके से अगर सरकार चाहती है किसी केस को फास्ट ट्रैक करा सकती है, कंप्लेनेंट भी विटनेस भी, तो उसमें लेकिन कहीं डिफाइन नहीं है कि इतने दिन में इस केस को डिसाइड किया जाएगा। एक केस था जो कि उत्तर प्रदेश में कोई सेंगर, उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट केस करके टाइम बाउंड किया गया, 30,000 कोर्ट में वो केस चला और उसमें 46 डेज में था कि इतने टाइम पीरियड में डिसाइड किया जाए, लेकिन वो भी 46 डेज में नहीं हो पाया क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हो जाते, कभी वैकेशन हो गई, कभी जो विटनेस है वो नहीं आया, वो बीमार पड़ गया, या आउट ऑफ स्टेशन का कोई विटनेस है तो वहां से उनको आने में दिक्कत हो गई, तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं। मगर कमाल देखिए, अब जब इस मुकदमे की कार्रवाई को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं तब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि अगले महीने यानी मार्च से वो इस केस की डे टू डे सुनवाई करेगा, यानी जो काम 2 साल पहले होना था वो अब 2 साल बाद होगा। अभी मुझे लगता है कि ये जैसे जज मैम ने कहा कि अगले मार्च में इसकी डे टू डे हियरिंग हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। ये अभी वैसे 2 साल के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि डे टू डे हियरिंग होनी है, तो ये तो 1.5 साल पहले ही होना चाहिए था। जो फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट का मतलब ये है कि इसको डे टू डे हियरिंग पे जाना चाहिए। वैसे ये हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था कि इसको फास्ट ट्रैक पे ही चलाया जाए, तो अभी 2 साल के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसको डे टू डे हियरिंग कराई जाए। यानी इस हिसाब से अगर मार्च से भी डे टू डे हियरिंग शुरू होती है तो भी अगले 2-3 महीने तक फैसला आने की उम्मीद नजर नहीं आती, कम से कम मई से पहले तो हरगिज नहीं। फिर जनवरी का पूरा महीना निकल जाएगा क्योंकि अभी जो विटनेसेस, नोडल ऑफिसर वगैरह बचे हुए, फिर अगर इसमें आर्गुमेंट के लिए आर्गुमेंट में नहीं पता है कि 4 डेट लगेंगी, 5 लगेंगी, 6 लगेंगी, तो इतना है। लेकिन ये मैं श्योर कर रही हूँ कि अगर ट्रायल कोर्ट कंप्लीट हो जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम आप मान के चलो कि 1 ईयर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। पर कहानी अप्रैल या मई में भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे कोई न कोई हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट आफ्ताब पूनावाला को सजाए मौत देता है तो उस सूरत में भी उस फैसले पर मुहर हाई कोर्ट को ही लगाना है। हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद न जाने कितने पिटीशन, रिव्यू पिटीशन। जाहिर है श्रद्धा को मरकर भी अभी कई अदालतों के चक्कर काटने हैं और जब तक ये चक्कर खत्म नहीं हो जाते तब तक श्रद्धा के पिता और भाई को भी मुंबई से दिल्ली के न जाने कितने ही चक्कर काटने। पिछले 2 सालों में वैसे ही विकास वालकर सिर्फ कोर्ट में 35-40 बार हाजिरी लगा चुके हैं। मुंबई से दिल्ली आने जाने, रहने खाने का खर्च अलग। अभी लगभग 35 से 40 बार तो मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, और उसका सारा मतलब जो भी एक्सपेंसेस होता है वो मुझे ही करना पड़ता है। वहाँ पे जाके रहने का, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, तो मुझे अभी वैसे मतलब मेरे बेटे को भी लेके जाना पड़ता है हमेशा, तो
पता नहीं अभी ये और कितने महीने और जाना पड़ेगा। पिछले 2 सालों की इस न्याय की लड़ाई में सांत्वना तो बहुत मिली, अभी भी मिल रही है, लेकिन अब जरूरत है एक मदद की, आर्थिक मदद की, जिसकी अपील विकास वालकर द्वारा की जा रही है। और उम्मीद है कि जो उनकी मांग है, जो अपेक्षाएं हैं, जो इसमें लगने वाली मदद है, वो उन्हें जल्द से जल्द मिले। इधर विकास वालकर अपना सब कुछ खोकर इंसाफ की खातिर मुंबई से दिल्ली के चक्कर काट रहे, तो वहीं दूसरी तरफ असली गुनहगार यानी आफ्ताब पूनावाला आराम से तिहाड़ जेल में बंद है। उसे भी पता है कि अपने देश में इंसाफ जल्दी नहीं मिलता। उसे ये भी पता है कि अभी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट एक शुरुआत है। अगर गलती से फांसी की सजा मिल भी गई तो फांसी का वो फंदा उसके गले से न जाने कितने बरस दूर है। पर क्या सचमुच आफ्ताब पूनावाला को श्रद्धा मर्डर केस में सजाए मौत मिलेगी? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की नजर में ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आएगा? आरजीकर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के केस में कोर्ट के फैसले ने इस सवाल को और भी गहरा बना दिया है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और दिल्ली से अमरदीप के साथ चिराग गोठी, आज तक। क्या श्रद्धा केस में आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सजा मिल पाएगी? क्या कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में रख पाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कोलकाता आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर केस को अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और इसीलिए संजय रॉय को सजाए मौत की बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई। कोलकाता के जिस आरजी कौर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिस मामले में पीड़ित डॉक्टर के दर्द को महसूस करते हुए पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो गई, जिस मामले के चलते खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की कुर्सी तक डांवाडोल होने लगी थी, उसी मामले में जब फैसला आया तो उम्मीद के बिल्कुल उलट था। असल में ज्यादातर लोगों को ये लगा था कि शायद निर्भया केस की तरह ही इस मामले में भी कोर्ट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा देगा, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे दोषी तो माना, लेकिन कहा कि उसने जो अपराध किया है उसके लिए उसे पूरी उम्र सलाखों के पीछे रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर संजय रॉय को फांसी क्यों नहीं हुई? वो भी तब जब कोर्ट में उसके खिलाफ कई पुख्ता सबूत पेश किए गए। मौका वारदात और मकतूल डॉक्टर के शरीर में मिले नमूनों से संजय रॉय का डीएनए मैच कर गया। मौके से उसका टूटा हुआ ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिला, जो उसके मोबाइल फोन से पेयर हो गया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में वो आधी रात अस्पताल के अंदर जाता हुआ और ठीक वारदात की संभावित टाइमिंग के बाद अस्पताल से बाहर आता हुआ भी दिख रहा। और तो और जब पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया तो उसके कपड़ों और जूतों से भी खून के धब्बे बरामद हुए, जो पीड़ित डॉक्टर के खून से मेल खाते थे। इस मामले में अदालत में कुल 200 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। तो फिर सवाल यह है कि इतने मजबूत सबूतों के बावजूद उसे मौत की सजा क्यों नहीं हुई? तो आइए आज इसका जवाब जानते हैं। असल में कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं रखा। बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि ऐसा नहीं है कि संजय रॉय में अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। हमारा कानून अपराध से नफरत करने की सीख देता है, अपराधी से नहीं। ऐसे में संजय रॉय को मौत की सजा देना ठीक नहीं। कोर्ट ने कहा कि उसने काम कर दिया। अगर पीड़ित पक्ष चाहे तो और कड़ी सजा के लिए ऊपरी अदालत में जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने इस चीज को कंसीडर ही नहीं किया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस है। पूरे देश ने देखा उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिस बेटी की कॉलर बोन तोड़ दी गई, जिनकी आंखों से ब्लड आया, जिनके बॉडी को रेप करके एक तरीके से उनके 2 पैरों को किस तरीके से डैमेज किया गया,
बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया उनका। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही कह रही थी कि करीब 13-14 से ज़्यादा इंजरीज थी, और जो कि बहुत इस तरीके की इंजरी थी वो कि कोई एक ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकता। तो फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में क्या चाहिए? क्या हर केस निर्भया की तरह होना चाहिए? और निर्भया केस भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का अगर केस था तो ये केस भी उससे कम नहीं था। तो पता नहीं कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, आई डोंट नो, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि वो जस्टिस नहीं हुआ इस बेटी के साथ। दूसरी, सीबीआई ने ही अपनी चार्जशीट में इस चीज़ को क्लियर किया है कि ये जो क्राइम है ये सिर्फ ये मेन अक्यूज है, लेकिन इसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं। तो फिर ये जस्टिस तो अनकम्प्लीट है कि जो आपने जिसको मेन अक्यूज बनाया उसको आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कन्विक्ट कर दिया, एंड जो अदर अक्यूज हैं उनका तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। तो कहाँ इसको क्या हम जस्टिस कहेंगे? मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ और बिल्कुल भी मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से कि उस बेटी को जस्टिस मिला है। नॉर्मली हमारी अदालतों ने, हमारे न्यायालयों ने एक नॉर्म सा बनाया हुआ, एक प्रिंसिपल सा बनाया हुआ कि पहले वो लाइफ सेंटेंस देते हैं और कम से कम, जिसे कहते हैं हम अंग्रेजी में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही डेथ सेंटेंस दी जाती है, जो बहुत कम दी जाती है। इस केस में जज साहब ने ये भी देखा होगा कि ऑफेंस के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या हुआ, क्या एविडेंस है, कैसा ऑफेंस हुआ, किस तरीके से हुआ, किस बेदर्दी से हुआ। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी देखी होगी कि ये जो अक्यूज है, जो कन्विक्ट है, जो आदमी जिसको सजा हुई है, इसकी क्या पर्सनल सर्कमस्टांसेस, इसकी क्या हालात हैं, घर की, परिवार की, मानसिक हालत की। तो ये सब चीजें देख के लाइफ सेंटेंस ही दी गई है, आजीवन कारावास दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले का ठीकरा पीड़ित परिवार ने सीबीआई के ऊपर फोड़ा। डॉक्टर के पिता ने कहा कि सीबीआई ने उनके मामले को कोर्ट में ठीक से पेश नहीं किया, जिससे दोषी को फांसी की सजा नहीं हुई। জজের উপর আমরা পূর্ণ আস্থা রেখেছিলাম, জজ তার আস্থার মর্যাদা রেখেছেন। সিবিআই তার যে সঞ্জয়ের এগেনস্টে ঠিক মতন তথ্য প্রমাণ দিতে পারেনি বলেই তার যাবজ্জীবন হয়নি, মানে সাজা, মৃত্যুদণ্ড হয়নি। এবং এই বিষয়টা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেখা গেল হাইকোর্টে যাবে বলেছে, সেটা আমরা পুরো কালকে রায়ের কপি হাতে পাবো এবং পড়বো, দেখে আমরাই সিদ্ধান্ত নেব। ওনাকে অত ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে কোনো কিছু করতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে, কারণ উনি এতদিন যা করেছেন আর যেন উনি না করেন। আমাদের কাছে এটাই আমাদের অনুরোধ। কালকে তো উনি বলেছেন যে ওটা যদি রাজ্য সরকারের হাতে থাকতো তাহলে আগের 3টে ওটা উনি অনেক কথা বলতে পারেন, উনিই তো সমস্ত তথ্য প্রমাণ লোপাট করেছেন। ওনার সিপি, ওনার এসিপি পেজেন্ট থেকে সমস্ত অন্যায়গুলো করেছে, উনি সেগুলো দেখতে পাচ্ছেন না প্রথম থেকে। আপনারা কি হাইকোর্টে মুভ করছেন এইটা নিয়ে, এই চ্যালেঞ্জ করে? আমরা বললাম তো রায়ের কপি আমাদের কাছে হাতে আসুন, আমরা আগে দেখি বিষয়টা কি জজ বলেছেন, তারপরে আমরা সিদ্ধান্ত। कोलकाता के आरजी कौर अस्पताल में 8 और 9 अगस्त 2024 की रात को एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात हुई थी। सोमवार को सियालदह की अदालत ने इस मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी। राजेश साहा के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर